आज की इस गहन चर्चा में सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने सदियों से भारतीय सामाजिक संरचना और इतिहास की बहसों को दिशा दी है। हाँ, और दर्शन शास्त्र की बहसों को भी। बिल्कुल, जो लोग प्राचीन भारतीय ग्रंथों में रुचि रखते हैं उनके लिए ये कोई नया विषय नहीं है। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए और स्पष्ट चश्मे से देखने का मौका देती है। एकदम सही। और आज का हमारा मुख्य स्रोत भगवद गीता के अध्याय 4 का एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक 13, जिसके बोल हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ये बहुत ही गहरी पंक्ति है। हाँ, मतलब आमतौर पर जब भी समाज में 4 वर्णों या मानवीय श्रेणियों का जिक्र होता है तो सबसे पहली तस्वीर जो दिमाग में भरती है वो जन्म, परिवार और वंशावली की होती है। बिल्कुल, यही आम धारणा है। लेकिन आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये स्रोत, जिसे एक ईश्वरीय विधान माना जाता है, असल में जन्म की बात ही नहीं करता। ये व्यवस्था पूरी तरह से व्यक्ति के गुणों और कर्मों पर आधारित है। तो चलिए इस प्राचीन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ढांचे की परतों को खोलते हैं। मैं इस चर्चा के लिए बहुत उत्साहित हूँ और शुरुआत में ही उस शब्द पर ध्यान देना सबसे जरूरी है जो इस पूरे श्लोक की आत्मा है, गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म। हाँ, जो लोग इस विषय का गहराई से अध्ययन करते हैं वो जानते हैं कि यह कोई साधारण वर्गीकरण नहीं है। जब स्रोत में कहा गया है कि 4 वर्णों की रचना की गई है तो उसका आधार जन्म या कुल बिल्कुल नहीं बताया गया है। मतलब रक्त या परिवार का कोई लेना देना नहीं है? एकदम नहीं। आधार सिर्फ 2 चीजें हैं, गुण और कर्म। गुण का अर्थ यहाँ सिर्फ अच्छी आदतों से नहीं है, बल्कि अंततः यह व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव, उसकी मानसिक प्रवृत्तियों और उसके नैसर्गिक कौशल को दर्शाता है, जो उसका नेचुरल टैलेंट है। बिल्कुल। और कर्म का अर्थ है उन प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्ति द्वारा समाज में किया जाने वाला वास्तविक कार्य। यह एक बहुत ही गतिशील व्यवस्था है। डायनामिक है काफी। हाँ, जो इंसान को किसी खांचे में फिट करने के बजाय उसकी अपनी क्षमताओं के अनुसार उसे एक भूमिका देती है। यहाँ आकर तो मतलब सारी पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं। ये बात सच में नजरिया बदलने वाली है। अगर इसे आज के संदर्भ में एक हल्के फुल्के उदाहरण से समझें तो हाँ बताइए। तो ये किसी आधुनिक रोल प्लेइंग वीडियो गेम की तरह लगता है, जो आरपीजी गेम्स होते हैं ना। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। गेम की शुरुआत में किसी भी कैरेक्टर की कोई एक पक्की पहचान या क्लास नहीं होती। जैसे जैसे वो कैरेक्टर अपने कौशल या स्किल्स चुनता है, वो एक योद्धा, एक जादूगर, एक विद्वान या एक व्यापारी बनता जाता है। वो इवॉल्व होता है। बिल्कुल, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि गेम में उसका जन्म किस गांव में हुआ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कौन सी क्षमताएं विकसित की हैं और वो मैदान में कैसे कार्य कर रहा है। सही बात है। शोध भी तो यही कह रहा है कि मानवीय श्रेणियों का निर्धारण पूरी तरह से व्यक्तिगत आचरण और अर्जित कौशल से हो रहा है। ये गेम वाली तुलना बहुत ही सटीक है। गेम का वो स्किल ट्री ही असल में व्यक्ति का गुण है। प्राचीन दर्शन में इन गुणों को सत्व, रजस और तमस के रूप में देखा गया है। सत्व, रजस और तमस। हाँ, अगर किसी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से ज्ञान अर्जित करने, चिंतन करने, संयम रखने और दूसरों को दिशा दिखाने की सात्विक प्रवृत्ति है तो उसका गुण उसे उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी वो उसका कर्म बन जाता है। एकदम सही। और अगर उसमें नेतृत्व क्षमता, साहस, ऊर्जा और रक्षा करने का राजसिक जज्बा है तो उसका कर्म उसे एक अलग सामाजिक भूमिका में ले जाता है, जहाँ वो एक प्रशासक या रक्षक बन सकता है। बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति या ईश्वरीय सत्ता किसी भी इंसान को जन्म के आधार पर एक तयशुदा पैकेज नहीं देती। इंसान एक खाली स्लेट की तरह है और उस स्लेट पर क्या लिखा जाएगा ये व्यक्ति के अपने चुनाव और उसके प्रयासों से तय होता है और इसके कर्मों से तय होता है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर ये व्यवस्था इतनी लचीली और कर्म प्रधान थी और स्रोत में इतना स्पष्ट संदेश दिया गया है तो फिर समाज में एक ऐसी धारणा कैसे जड़ जमा गई जो पूरी तरह से सिर्फ वंशावली और जन्म पर टिकी है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और ऐतिहासिक सवाल है। मतलब गीता स्पष्ट रूप से कह रही है कि पहचान कर्म से है, फिर भी इतिहास के पन्नों में और सामाजिक वास्तविकता में हमने जन्म को सब कुछ मान लिया। ये विरोधाभास कैसे पैदा हुआ? देखिए, जब भी किसी समाज में कोई भी प्रणाली या व्यवस्था स्थापित होती है तो समय के साथ मानव स्वभाव उसमें अपने लिए सुरक्षा, सुविधा और विशेषाधिकार खोजने लगता है। ये तो इंसानी फितरत है। चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो, सत्ता का हो या व्यापार का, वे स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी समाज में वही सम्मान और पहचान बिना उसी स्तर के कड़े संघर्ष के मिल जाए। एक तरह से सत्ता और संसाधनों का केंद्रीकरण। बिल्कुल, यही कारण है कि गुण और कर्म पर आधारित एक वैज्ञानिक और बेहद लचीला वर्गीकरण धीरे धीरे स्वार्थ और सुविधा के कारण एक कठोर, रूढ़िवादी, जन्म आधारित व्यवस्था में बदलता चला गया, जो कि मूल विचार से एकदम उलट था। एकदम उलट। लेकिन हमारा आज का स्रोत हमें उसी शुद्ध विचार की तरफ वापस ले जाता है और याद दिलाता है कि मूल दर्शन में किसी के लिए कोई जन्मसिद्ध विशेषाधिकार था ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपना कार्यक्षेत्र या अपना प्रोफेशन जीवन के किसी भी पड़ाव पर बदल लेता है तो स्रोत के अनुसार उसका वर्ण भी स्वतः ही बदल जाना चाहिए, है ना? हाँ, तार्किक रूप से तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके गुण और कर्म बदल रहे हैं तो उसकी सामाजिक श्रेणी भी बदलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई जीवन के शुरुआती हिस्से में सेना में है और रक्षा का कार्य कर रहा है, लेकिन बाद में वो सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से दार्शनिक या शिक्षक बन जाता है, तो उसकी पहचान भी बदलनी चाहिए। ये तो इंसान को अपनी कहानी खुद लिखने की पूरी आजादी देता है। और यही इस ईश्वरीय विधान की सबसे बड़ी दार्शनिक ताकत है। ये व्यवस्था कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये पानी की तरह बहने वाली और बदलने वाली प्रक्रिया है। डायनामिक है। हाँ, आपने जो उदाहरण दिया वो एकदम सही है। जब उस व्यक्ति के गुण और कर्म बदल गए तो समाज में उसकी भूमिका, उसका योगदान और उसकी पहचान भी बदल गई। इसी लचीलेपन के कारण ही ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक ग्रंथ सामाजिक संरचना को एक बेहद नैतिक और व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। चलिए इन 2 शब्दों को थोड़ा और कोरेदते हैं, नैतिक और व्यावहारिक। नैतिक आधार तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है। हाँ, वो तो काफी साफ है। यह नैतिक इसलिए है क्योंकि यह किसी भी इंसान के साथ उसके जन्म, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या उसकी वंशावली को लेकर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को सिरे से खारिज कर देता है। बिल्कुल, ये हर तरह के जन्माधारित भेदभाव को नकारता है। यह स्थापित करता है कि हर इंसान को अपनी मेहनत और काबिलियत से अपनी जगह बनाने का समान अधिकार है।
लेकिन जब हम व्यावहारिक आधार की बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर किसी भी समाज या अर्थव्यवस्था के लिए यह सिद्धांत कैसे काम करता है, यह समाज के लिए फायदेमंद कैसे है? इसे एक बड़े कैनवस पर ऐसे देखा जा सकता है। कोई भी समाज या राष्ट्र अपनी सर्वोच्च क्षमता तक तभी पहुंच सकता है जब उसके संसाधन और वहां के लोग सही जगह पर काम कर रहे हों। राइट पीपल इन द राइट जॉब। बिल्कुल। कल्पना करें कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें शानदार नेतृत्व और रक्षा करने के गुण हैं, लेकिन सिर्फ उसके जन्म के कारण उसे एक व्यापारी बनने के लिए मजबूर किया जाए। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मन शोध और अध्ययन में लगता है, उसे हथियारों के साथ सीमा पर भेज दिया जाए। यह सिर्फ उन दोनों व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही अन्याय नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की प्रगति का एक बहुत बड़ा नुकसान है। समाज अपनी पूरी क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। एकदम सही। स्रोत जिस व्यवहारिक आधार की बात कर रहा है वो यही है कि जिम्मेदारियां और भूमिकाएं लोगों के वास्तविक कौशल और उनके स्वाभाविक आचरण के आधार पर दी जानी चाहिए, ना कि किसी थोपी गई पहचान के आधार पर। ये तो बिल्कुल किसी आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या एक सफल संगठन के काम करने के तरीके जैसा हो गया। हाँ, आज की दुनिया में यही तो होता है। आज कोई भी सफल स्टार्टअप अपने कर्मचारियों को इस आधार पर नियुक्त नहीं करता कि उनके माता पिता क्या करते थे। वे देखते हैं कि कैंडिडेट का रिज्यूमे क्या है, उसकी स्किल्स क्या है और उसका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यानी अगर हम गीता की भाषा में कहें तो उसका कर्म कैसा रहा है। बिल्कुल। अगर कोई कंपनी सिर्फ पारिवारिक संबंधों के आधार पर अयोग्य लोगों को ऊंचे पदों पर बिठा दे तो वो कंपनी मार्केट में बहुत जल्दी डूब जाएगी। तो स्रोत असल में यही कह रहा है कि पूरा समाज भी एक विशाल संगठन की तरह है जिसे योग्यता और कर्म के पहियों पर ही चलना चाहिए। एकदम सटीक विश्लेषण है। और जब समाज इस मेरिट बेस्ड व्यवस्था को सच्चे अर्थों में अपनाता है तो वहाँ एक तरह की स्वाभाविक कार्यकुशलता आ जाती है। लोग खुश भी रहते हैं। बिल्कुल खुश रहते हैं। हर व्यक्ति वो काम कर रहा होता है जो उसके आंतरिक स्वभाव के सबसे करीब होता है। जब आपका काम आपके स्वभाव से मेल खाता है तो आप सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाते, आप अपना सर्वश्रेष्ठ सृजन करते हैं। एक्सेलेंस आती है काम में। हाँ, इसीलिए अध्याय 4 का ये श्लोक 13 सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये मानव संसाधन प्रबंधन और समाजशास्त्र का एक बहुत ही उन्नत सिद्धांत है। ये इस बात को पूरी तरह से खारिज करता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने जन्म के कारण किसी विशेष सम्मान या अपमान का हकदार है। यह व्यक्तिगत आचरण और समाज के प्रति किया गया योगदान ही वह एकमात्र कसौटी है जिस पर किसी को भी परखा जाना चाहिए। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर जानकारी के अभाव में प्राचीन ग्रंथों को बाद में बनी सामाजिक कुरीतियों के चश्मे से देखने लगते हैं। जब लोग चातुर्वर्ण्यम शब्द सुनते हैं तो बिना पूरी बात समझे ही एक नकारात्मक राय बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बस प्रथाओं को देखा है, मूल ग्रंथ को नहीं पढ़ा। जबकि आज का हमारा स्रोत गहराई से यह संदेश दे रहा है कि यह तो पूरी तरह से एक समानतावादी विचार है। यह जन्म से मिली हर तरह की प्रिविलेज को नकार रहा है। और यही वजह है कि मूल स्रोतों तक सीधे पहुंचना इतना महत्वपूर्ण होता है। जब हम गीता के इस श्लोक का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि यह मानवीय श्रेणियों को ऊंच नीच के रूप में नहीं देखता। मतलब ये कोई वर्टिकल सीढ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल विभाजन है। समाज रूपी शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए विचारकों की जरूरत है, रक्षकों की जरूरत है, अर्थव्यवस्था चलाने वालों की और विभिन्न सेवाओं को निरंतर प्रदान करने वालों की जरूरत है। और ये सभी अंग एक समान महत्व के साथ काम करते हैं। एकदम। इनमें से कोई भी काम अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं है, बशर्ते वो व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से मेल खाता हो। तो यहाँ सारा खेल उस स्वभाव या गुण को गहराई से पहचानने का है। अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को आज की भागदौड़ भरी दुनिया से जोड़ें तो क्या हम कह सकते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है या करियर चुनने की जो अंधी दौड़ है वो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत से बहुत दूर जा रही है? ये आज के समय का एक बहुत ही प्रासंगिक अवलोकन है। अक्सर लोग अपने स्वाभाविक गुणों को दरकिनार करके सिर्फ समाज की देखा-देखी या आर्थिक सुरक्षा के लालच में ऐसे करियर चुन लेते हैं जो उनके मूल स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाते। और इसी वजह से आज इतना भारी मानसिक तनाव और बर्नआउट देखने को मिलता है। जब स्रोत गुण और कर्म के सही मिलान की बात करता है तो उसके पीछे का गहरा मनोविज्ञान यही है कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक आवाज को पहचानना चाहिए, अपनी कोर स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए। हाँ, व्यक्ति का स्वाभाविक टैलेंट कुछ और होता है और उसकी नौकरी कुछ और। जब इन दोनों के बीच का तालमेल टूट जाता है तो व्यक्ति ना तो खुद संतुष्ट रह पाता है और ना ही समाज को अपना 100% दे पाता है। यह पहलू वाकई बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ समाजशास्त्र नहीं रहा बल्कि बहुत गहरी साइकोलॉजी बन गया है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत खुशी और आत्म साक्षात्कार का मार्गदर्शक भी है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि दुनिया को देखने से पहले खुद को जानो, अपनी प्रवृत्तियों को समझो और फिर उसके अनुसार अपना कर्म तय करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को ईश्वरीय विधान के अनुकूल माना गया है, जो कि बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। मतलब अगर कोई इंसान अपने वास्तविक गुणों के अनुसार बिना किसी दबाव के पूरी ईमानदारी से अपना कर्म कर रहा है तो वो सबसे सही रास्ते पर है, चाहे वो काम दुनिया की नजरों में कुछ भी हो। और इस पूरी यात्रा में जन्म, जाति या परिवार के रुतबे की अहमियत शून्य हो जाती है। ये सीधे तौर पर हर व्यक्ति के हाथ में उसकी किस्मत की चाबी सौंप देता है। कोई भी अपने जन्म के संयोग का बंदी नहीं है। एकदम सही। वो अपने आज के निर्णयों और अपने वर्तमान के कर्मों से अपना भविष्य खुद कर सकता है। इस स्रोत की सबसे बड़ी वैचारिक जीत यही है कि ये व्यक्ति को कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। ये चर्चा वाकई में बहुत सी नई परतों को खोलती है। जो लोग इस विषय को पहले से करीब से जानते हैं उनके लिए भी ये एक बेहतरीन रिमाइंडर है कि इन प्राचीन ग्रंथों की मूल भावना कितनी प्रगतिशील और विज्ञान सम्मत थी। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है। हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहाँ सिर्फ व्यक्ति का काम उसकी नियत और उसकी काबिलियत बोलती है। कोई भी भारी लेबल आपकी असली पहचान नहीं बन सकता। ज्ञान का असली मूल्य भी तो इसी में छिपा है कि वो हमें हमेशा नए नजरिए से चीजों को देखने की प्रेरणा दे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जन्म के आधार पर भेदभाव कभी भी इस मूल सिद्धांत का हिस्सा था ही नहीं। बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए ये दोहराना बहुत जरूरी है कि हमने आज के इस स्रोत से मुख्य रूप से क्या निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। हमने ये देखा और समझा कि भगवत गीता के अध्याय 4 का श्लोक 13 ये घोषणा करता है कि मानवीय श्रेणियों के निर्धारण का जन्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक कर्म प्रधान और गुण आधारित अवधारणा है। ये एक ऐसा नैतिक और व्यावहारिक सामाजिक ढांचा है जो समाज को जन्म सिद्ध अधिकारों के बजाय योग्यता के आधार पर चलाने की वकालत करता है। यह इंसान को उस घर के आधार पर नहीं जहां उसने जन्म लिया है बल्कि उसके व्यक्तिगत आचरण के आधार पर पहचान देता है। यह विश्लेषण हमें यह सिखाता है कि हम लोगों का मूल्यांकन
मूल्यांकन उनके बैकग्राउंड या उनके सरनेम से करना बंद करें और उन्हें उनके आज के कर्मों और गुणों के आधार पर पहचानें। और इसी सटीक बात से जुड़ा है आज का हमारा अंतिम विचार, एक ऐसा सवाल जो शायद इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक श्रोताओं के दिमाग में गूंजता रहेगा। श्रोताओं के लिए यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जरा इस बात पर गहराई से विचार कीजिए। यदि आज के इस आधुनिक समाज में हर एक इंसान का मूल्यांकन उसके जन्म, उसके परिवार या उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से भूलकर केवल उसके दैनिक कर्मों और उसके जन्मजात गुणों के आधार पर किया जाने लगे, तो क्या ये दुनिया में मौजूद सामाजिक भेदभाव और असमानता की सबसे गहरी जड़ों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? ये वास्तव में झकझोर देने वाला विचार है। क्या हम असल में उस तरह की सच्ची समानता को स्वीकार करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हैं? यह सवाल निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस बौद्धिक यात्रा का यहीं समापन करते हैं। निरंतर ज्ञान प्राप्त करने और हर दिन कुछ नया सीखते रहने की ये भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस विषय की गहराई पर मनन करते रहें।